दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। 10 बरस की सत्ता के दौर में वो 9वीं बार अमेरिका गए हैं, जो किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज्यादा अमेरिकी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और जिस वक्त वो अमेरिका पहुंचे हैं, दुनिया के सामने दो आहट बहुत तेजी से लगातार पनप रही है। एक तरफ सामरिक संघर्ष, उसे रोकने का रास्ता क्या हो किसी को नहीं पता। और इसी दौर में विश्व मंदी, जिसकी आहट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देने से चूक नहीं रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि अब दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था के रास्तों को बदलना होगा, सेंट्रल बैंकों को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बदलनी होगी। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी यात्राएं दुनिया के अलग अलग देशों में जितनी बड़ी तादाद में की, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जब प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं तो माना भी यही जाता है कि वही विदेश नीति निर्धारित कर रहे हैं, और उन्हीं के आश्रय भारत की अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक नीति का रास्ता डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे चलेगा, इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। लेकिन संयोग ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में है, और इस दौर में रूस भारत से नाराज है। ईरान भी भारत को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहा है। एक हत्या के मामले में अमेरिका ने भी भारत को नोटिस थमा रखा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल इस बार साथ में अमेरिका गए नहीं है। इसी दौर में व्यापक परिवर्तन भारत के इर्द गिर्द हुआ है। बांग्लादेश में सत्ता पलट गई, अब वो भारत के अनुकूल नहीं है। याद कीजिए, इससे पहले मालदीव में जब चुनाव हुआ था तो वहां के प्रधानमंत्री तभी चुनकर आए जब उन्होंने भारत के विरोध का रुख खुले तौर पर अपना लिया। और आज की तारीख में श्रीलंका में भी जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें वो शख्स चुनाव जीत रहा है जो चीन के करीब है और खुले तौर पर भारत का विरोध करता है। यहां तक कह रहा है वो शख्स कि अगर सत्ता में आए तो अडानी के साथ जो प्रोजेक्ट की डील हुई है उसे रद्द कर देंगे। और इस सामरिक परिस्थितियों के बीच में भारत का कोई पड़ोसी आपको भारत के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से करीब आता हुआ दिखाई देगा नहीं। उसको लेकर आप नेपाल का ही जिक्र क्यों ना कर लीजिए। भूटान की परिस्थितियों में भी चीन ने अपनी घेराबंदी जरूर की है। यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश नीति को लेकर इतने सवाल इस दौर में उठ चुके हैं, जहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी रहा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस समय भारत ने खुले तौर पर देश का हित साधने के लिए रूस का साथ दिया। व्यापारिक रिश्ते बनाए नहीं, बल्कि कई कदम आगे बढ़कर साथ हो चले। तेल जितनी बड़ी तादाद में रूस से लाया गया, स्थिति यह हो गई कि एक वक्त सिर्फ 1% तेल ही भारत रूस से आयात करता था, जो बढ़ते बढ़ते 35% तक पहुंच गया। इन्हीं दबाव की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन भी जाना पड़ा और कहा गया कि वो अमेरिका का दबाव था। और इन्हीं परिस्थितियों में चीन के साथ वो खड़ा है या नहीं खड़ा है। एक तरफ ब्रिक्स है, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के टकराव के बीच चीन रूस के साथ है, भारत भी रूस के साथ है। इन्हीं परिस्थितियों में इजराइल और फिलिस्तीन या हमास के संघर्ष के मद्देनजर भारत के भीतर से भी अंतर्विरोध की आवाज लगातार आती हुई सुनाई देने लगी। यूनाइटेड नेशन के भीतर इजराइल के सवाल पर भारत ने खामोशी बरती, वोटिंग के तौर पर वह बायकॉट कर गया या वहां पर मौजूद नहीं रहा गया। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर आज अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी अब यह खुले तौर पर कहने से चूक नहीं रही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। यह मसला युद्ध के संदर्भ को लेकर है। हमें लगता है कि आज की तारीख में भारत की विदेश नीति के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन पर चर्चा जरूर करनी चाहिए जो आने वाले वक्त की आहट, सामरिक संघर्ष और ग्लोबल डिप्रेशन को लेकर लगातार दे रहा है। इस दौर में अमेरिका के भीतर की आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। यूरोप के भी आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में भारत की विकास दर को आईएमएफ लगातार बढ़ा चढ़ा के दिखा भी रहा है, क्योंकि इस दौर में भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ या उसका डाटा कोई मौजूद नहीं है। लेकिन आइए एक एक करके आज उन परिस्थितियों को पलटने की जरूरत है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति बाजीगरी करते करते कहीं फंस तो नहीं गई। यानी युद्ध रोकने की बात
भारत के मीडिया के भीतर प्रधानमंत्री मोदी को नायक के तौर पर रखकर कही जरूर गई, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, हमें लगता है बात आज यहीं से शुरू करनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। इस वक्तव्य से ठीक पहले उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां यह भी समझना होगा कि क्वाड में शामिल 4 देश जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और इस साझा बयान में चीन को निशाने पर भी लिया गया क्योंकि उसमें ईस्ट साउथ चाइना का जिक्र किया गया और चिंता व्यक्त की गई। इस बयान में खुले तौर पर यह कहा गया कि हम विवादित मुद्दों के सैन्यीकरण और दक्षिणी चीन सागर में बलपूर्वक और डराने धमकाने के लिए होने वाले युद्धाभ्यासों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। हम इस वक्त की पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। समुद्री मसला कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए है। व्यापारिक दृष्टि से अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। नाटो देशों की कतार यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका खुलकर साथ खड़ा हुआ। भारत ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रहे। तेल का आयात इतना बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की तुलना में रूस ने भारत को सस्ते में तकरीबन 30-35% सस्ते में तेल देना शुरू कर दिया। और स्थिति मौजूदा वक्त की यह है कि इस दौर में भी भारत लगातार रशिया से सबसे ज्यादा तेल ले रहा है। यानी एक वक्त सिर्फ 1% था जो बढ़ते बढ़ते 35% पार कर गया। लेकिन सवाल सिर्फ इसका नहीं है। सवाल यह है कि इस दौर में रूस की नाराजगी भारत को लेकर इस बात को लेकर भी है कि यूक्रेन को भारत ने यूरोप के रास्ते हथियार दिए। इस खबर को जब राइटर्स ने बतलाया, 19 सितंबर को बतलाया, बहुत दिन नहीं हुए हैं, 19 सितंबर को बतलाया, और उसके बाद से भारत ने पुष्टि की कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रूस ने अपने तौर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से वो सूची मांगी कि आप किन्हें हथियार निर्यात करते हैं। 84 देशों के नाम है उसमें, और उसमें एक नाम यूक्रेन का भी है। यानी भारत के हथियार निर्माताओं की ओर से जो युद्ध सामग्री यूरोप के ग्राहकों को बेची गई वह यूक्रेन में चले गए, और इस पर रशिया ने कहा हम विरोध करते हैं, लेकिन भारत ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने कहा कि राइटर की पूरी रिपोर्ट गुमराह करने वाली है, काल्पनिक है, और जो भी उल्लंघन करने की बात कही गई है वो गलत है। यह भारत की तरफ से कहा गया, जो पूरा मसौदा एक इस रूप में दिया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही अपने सैन्य निर्यात को करते हैं जो हथियारों से जुड़े हुए हैं। यानी रूस की नाराजगी यहां पर खुले तौर पर आई। और जब इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं तो यह भी समझना होगा कि भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही लेता है। एक वक्त 60% तक लेता था, आज की तारीख में वो घटकर 45% आ गए हैं, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जानकारी आती है। लेकिन दुनिया में भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाले अपने देश में लाने के लिए, यानी दूसरे देशों का एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत सबसे ज्यादा हथियार दुनिया के बाजार से खरीदता है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल यह भी आया कि एक तरफ रशिया की नाराजगी भारत को लेकर है, दूसरी तरफ इजराइल जो खास तौर से गाजा पट्टी और उसके बाद फिलिस्तीन के साथ जो संघर्ष हुआ, फिलिस्तीन को लेकर भारत की डिप्लोमेसी पहले अलग थी, क्या इस दौर में बदल गई? ईरान और लेबनान को लेकर जो इजराइल जिस तर्ज पर आया उसमें भारत की भूमिका क्या है, क्या वो बदल गई? क्योंकि भारत ने इससे पहले किसी भी गुट में ना शामिल होने की अपनी प्रक्रिया को गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए जारी रखा था, जो इस दौर में गायब हो चला है। क्योंकि भारत अपनी जरूरतों को ध्यान में रखेगा, इसका खुला जिक्र कई मंचों पर भारत के विदेश मंत्री कर चुके हैं। लेकिन हमने कहा ना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान भारत के विदेश नीति की प्रधानमंत्री मोदी से जाकर जुड़ ही जाती है। और यहीं पर सवाल पहली बार इस रूप में खड़ा हुआ कि भारत की भूमिका क्या हो सकती है। हम आपको 3 दृश्य दिखलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बाइडेन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी पुतिन के साथ,
प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, उसके बाद जेलेंस्की के साथ, यानी 3 तस्वीरों के आसरे पहले भारत के रिश्तों को समझना होगा। दरअसल ये 3 तस्वीरें इसलिए दिखाने की जरूरत पड़ी क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी दूसरे देशों की तुलना से बिल्कुल अलग है और इस दौर में पूर्व के प्रधानमंत्रियों से भी अलग है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों को सर्वोपरि रखता है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया और विदेश मंत्री ने किया, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि किसी एक देश के भीतर भी भारत की डिप्लोमेसी 2 रास्ते पकड़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या अमेरिका जैसा देश इस बात को नहीं समझेगा? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मौजूदा वक्त में अमेरिका भी चुनाव में जा चुका है और अमेरिका के भीतर पहली बार डेमोक्रेट्स जो हैं ट्रंप को लेकर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गए तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। और डेमोक्रेसी का सवाल कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कश्मीर के मुद्दों को लेकर भी एक वक्त उठाया था और अमेरिका ने कई बार भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर भी कुछ सवाल अलग अलग मौकों पर उठाए हैं। लेकिन मसला है कि इस दौर की विदेश नीति, और उसमें अगर याद कीजिए 2019 22 सितंबर प्रधानमंत्री जो हाउडी कार्यक्रम के तहत अमेरिका गए थे, उसमें उन्होंने क्या कहा था? ट्रंप साथ में थे, उन्होंने कहा था ट्रंप पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं, उन्हें धरती पर हर कोई जानता है, राष्ट्रपति बनने से पहले भी दुनिया ट्रंप को जानती थी, उन्होंने सीईओ से कमांडर इन चीफ तक का सफर तय किया। भारत के लोग अब की बार ट्रंप सरकार के नारों से जुड़ाव महसूस करते हैं, यानी खुले तौर पर रिपब्लिकन और ट्रंप का साथ 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। 2023 में जब वो 22 जून को वहां भाषण दे रहे थे, जो सेंट्रल हॉल है वहां का, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं, कई लोग गर्व के साथ इस सदन में भी बैठे हैं। और अचानक वो पीछे मुड़े और पीछे कमला हैरिस, जो इस वक्त राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हैं, उस वक्त उपराष्ट्रपति थी, उनकी तरफ देखा और कहा एक मेरे पीछे भी बैठी, और ठाका पूरे सदन में लग गया, यानी खुले तौर पर वह हैरिस के साथ खड़े हुए। लेकिन यहां पर सवाल कमला हैरिस और ट्रंप का जब आएगा तो उसमें यह भी सवाल आएगा कि किसकी मौजूदगी भारत के लिए अनुकूल है और किसकी मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनुकूल है। यह सवाल थोड़ा उलझा हुआ है। मोदी अलग कैसे हो सकते हैं इंडिया के? मोदी ट्रंप के करीब थे, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इस दौर में डेमोक्रेट्स ने ही भारत को राहत रियायत दी है, यह भी छुपी हुई बात नहीं है। और चुनाव वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि वीजा पॉलिसी अगर याद कीजिएगा तो हैरिस का रुख लचीला था H1B वीजा को लेकर, लेकिन ट्रंप खिलाफ थे। वो ज्यादा लोगों को नौकरी के लिए, खासतौर से इंडियंस को लेकर, वो आने नहीं देना चाहते थे। यही स्थिति टैक्स को लेकर थी। टैक्स ज्यादा लगाया गया जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया आएगा तो यहां टैक्स फ्री रहना चाहिए। यह स्थिति डेमोक्रेट और ट्रंप के भीतर के अंतर भी है। जहां पर डेमोक्रेट्स एक बराबरी देखते थे, ट्रंप टैक्स लगा रहे थे। बिजनेस के दौर को भी याद कीजिएगा तो आयात महंगा होना चाहिए, इसका जिक्र ट्रंप ने किया, और अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपको टैक्स में रियायत देनी होगी, यह ट्रंप ने कहा। लेकिन आंतरिक राजनीति में जब आप आएंगे, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की देश के भीतर की राजनीति, तो वहां पर अमेरिका चिताता है, यानी डेमोक्रेट्स चिताते भी हैं। याद कीजिए सितंबर 2021 में हैरिस ने कहा था पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, अगर स्थिति को सुधारना है तो भारत को साथ आना होगा। यह एक संदेश था नरेंद्र मोदी के लिए। और इस वक्त ट्रंप को लोकतंत्र के कटघरे में खड़ा करके यह कहा जा रहा है कि ट्रंप आ गए तो डेमोक्रेसी खतरे में होगी। यह मैसेज वहां के चुनाव के भीतर लगातार गूंज रहा है। आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटा और कश्मीर में मानवाधिकारों का सवाल हैरिस ने खड़ा किया था, उन्होंने कहा हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, अगर हालात बदले तो दखल देने की जरूरत पड़ेगी। यानी यह स्थिति डेमोक्रेट्स की है। और इस दौर में बाइडेन से मिलकर क्वाड की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, और अब उन्हें पता है कि अगली क्वाड की बैठक दिल्ली में होनी है 2025 की, और उसमें जो भी चुना जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति, जो वहां के वोटिंग पैटर्न दिखला रहे हैं उसमें डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं, यानी हैरिस आगे चल रही है। तो उन परिस्थितियों को लेकर प्रधानमंत्री की अपनी डिप्लोमेसी और किसी देश के भीतर
वहां के आंतरिक मसलों में, जैसे अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया, नेपाल में 2014-15 में कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल था, तो प्रधानमंत्री ने वहां जो बयान दिया था। इस दौर की स्थिति किस रूप में बड़ी होती चली जा रही है, इसको इस रूप में भी समझिए कि अमेरिका ने 4-5 मामलों में भारत को घेरा। यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि अगर किसी एक पक्ष में आप नहीं खड़े होते हैं तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सीधा आरोप लगाया। निखिल गुप्ता मामला, आरोप भारत पर लगाया गया। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी समर्थक पन्नू पर जानलेवा जो हमला हुआ, साजिश रची गई, उसमें भारत का हाथ था, यह अमेरिका अदालत ने कहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद अमेरिका करता है, यह वहां की सत्ता के जरिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी का जो बैंक खाता सील किया गया, उसमें अमेरिका ने कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर हमारी नजर है। माइनॉरिटीज के मुद्दे को लेकर कहा गया, उसमें मुस्लिम भी और दूसरे अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर भी कहा गया कि भेदभाव बरता जा रहा है। ये सारे सवालों के बीच भी अमेरिका के लिए भारत एक जरूरत है, सामरिक दृष्टिकोण से और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी। यह भी एक सच है। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का सच सबसे बड़ा तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब खतरे की घंटी बजने लगी है। भारत इस वक्त जिस कर्ज में डूबा है, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कर्ज है, 2014 को याद कीजिएगा तो उस समय लगभग 36 लाख करोड़ का कर्ज भारत के ऊपर था। 2024 में यह बढ़ते बढ़ते 55 लाख करोड़ को पार कर गया, यानी बीते 10 वर्षों में 18 लाख, 18.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज और बढ़ गए। और अब आईएमएफ बतला रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हालात हैं, यह दरअसल ऐसा डिप्रेशन की स्थिति है जो विश्व मंदी की दिशा में दुनिया बढ़ रही है। आपको 1920, 29, 30 याद करना होगा, जब दुनिया की ग्रोथ रेट -15 में चली गई थी। और 2008 में जो मंदी आई थी उसमें तो -1% से भी कम मंदी का असर पड़ा था। तब दुनिया बेचैन हो गई थी। हालांकि भारत में उस समय मनमोहन सिंह थे, स्थिति अनुकूल रही, नहीं बिगड़ी। लेकिन इस मंदी के आसरे जिस दिशा में दुनिया बढ़ रही है, उसमें आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट का संकट होगा, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी प्रेशर में होगी, सेंट्रल बैंक को डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे, जियोपॉलिटिक्स जो कन्फ्लिक्ट है उस दिशा में हर किसी को ध्यान देना होगा, जो इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज के भीतर हैं वहां पर चीजें ट्रांसफॉर्मेशन करनी शुरू हो गई है। मॉनिटरिंग पॉलिसी आपको बदलनी होगी। इस दौर में डिजिटल यूरो का भी जिक्र हो चला है कि यह डिजिटल करेंसी अब मायने रखेगी। तो क्या इन सब का दबाव भारत पर भी पड़ेगा? आईएमएफ की चेयरमैन जो कह रही हैं, क्रिस्टिनो लागार्ड जो कह रही हैं, लागार्ड जो है, जरा इनकी बात को सुनिए। I just want to clarify that my main message today is that we must be ready for change and prepared to use the flexibility of our frameworks as necessary. And to ensure future stability, our approach must continue to embody stability without rigidity. The goals of monetary policy are not going to be changed. But those transformations are going to have a serious impact on monetary policy transmission. ये संकेत इकोनॉमी में एक बड़े बदलाव की दिशा में ले जाते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसमें सेंट्रल बैंकों के सामने भी चुनौती होगी तमाम दुनिया के विकसित देशों में। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेबिलिटी कैसे लेकर आए, एक नया कंसेप्ट उनको सामने लाना पड़ेगा। और इसी के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी में चेंज आएगा और डिजिटलाइजेशन की दिशा में चीजें बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ खतरे यह भी हैं कि जो करेंसी या फिर मनी जो होती है और उसके साथ जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इस पर भी कंट्रोल कैसे किया जाए, यह एक अलग रिफॉर्म की स्थिति है। और क्या डेवलपिंग स्टेट में भारत जैसे देशों पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या कहें अमेरिका जैसे देशों का दबाव कि आप इस रिफॉर्म को अपने अपने देशों में करें। और भारत का इसीलिए फूड रिफॉर्म या एग्रीकल्चर रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म इस दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि भारत की अपनी राय विदेश नीति के जरिए इस दौर में जो निकल कर आई है, वो भारत पहले अपनी देसी जरूरतों को पूरा करता है। तो देसी जरूरतों के साथ क्या देसी संकट भी जोड़ दिया जाता है, जिसका जिक्र आईएमएफ अपने तौर पर कर रहा है। अब कह सकते हैं, क्योंकि एक नजरिया यह भी समझिए कि तुर्की जैसा देश जो नाटो से जुड़ा है, वो लगातार दबाव बना रहा है कि हमें ब्रिक्स में शामिल किया जाए। यानी पहला नाटो देश जो रूस, चीन वाले किसी गैर पश्चिमी आर्थिक अलायंस का हिस्सा बनना चाहता है। और इस पर यूरोप के भीतर एक खामोशी है। खामोशी इसलिए है क्योंकि तुर्की एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसका अपना जो पूरा बिजनेस है या उसकी इकोनॉमी जो धराशायी हुई है या धराशायी अगर होगी तो वह यूरोपीय बैंकों के लिए और डेंजरस सिचुएशन में लाकर उन्हें खड़ा कर देगी, क्योंकि 50% के लगभग उसका कारोबार यूरोपीय यूनियन के देशों से जुड़ा हुआ है। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में भारत कहां पर खड़ा है
और क्या वो वाकई अपनी देसी जरूरतों के हिसाब से इस देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, या फिर भारत के भीतर की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डामाडोल हो चुकी है कि अगर उसने नहीं किया तो इस देश के भीतर लोगों का गुब्बार फूट पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, दुनिया के बाजार में तेल की कीमत जब $100 प्रति बैरल से ज्यादा रही, उस दौर में भारत में तेल की कीमत बढ़ी और 35% 30% सस्ता रशिया तेल देता रहा और यहां से रिफाइन करके यूरोप भारत एक्सपोर्ट करता रहा। मुनाफा उधर से भी आया, रियायत यहां से भी मिली, लेकिन यहां के लोगों को कोई राहत रियायत इस दौर में नहीं मिली। यानी हमारी अपनी जरूरतें कर्ज लेकर हो, संबंधों को बनाकर हो, या फिर आर्थिक स्टेबिलिटी किसी तरीके से चलती रह जाए, क्या इस दिशा में भारत मौजूदा अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर खड़ा हो चला है? और अगर वो ऐसे खड़ा हो चला है तब तो उसे जो भी शर्तें दी जाएंगी वह उसे मानेगा। क्योंकि इस दौर में भारत के इर्द गिर्द देखिए, आज ही वोटिंग की काउंटिंग श्रीलंका में हो रही है। श्रीलंका की स्थिति क्या है? वहां पर जो 4 उम्मीदवार हैं उसमें सबसे आगे अरुणा कुमार दिसानायक चल रहे हैं। ये वामपंथी लीडर हैं, इनकी अपनी पार्टी जेवीपी है जो जनता विमुक्ति पेरामुना के नाम से जाना जाती है, लेकिन इन्होंने नेशनल पीपुल्स पार्टी अलायंस बनाया, चीन के करीब है, भ्रष्टाचार विरोधी रुख अपनाया, गुड गवर्नेंस का वादा किया, रिलीजन का कोई जिक्र नहीं किया और खुले तौर पर कहा कि सत्ता में अगर आएंगे तो भारत के जो अडानी ग्रुप के साथ जो पवन ऊर्जा परियोजना सौदा हुआ है उसको हम रद्द कर देंगे। यानी अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है, इसका खुले तौर पर जिक्र वो शख्स कर रहा है जो शख्स वहां पर चुनाव में सबसे आगे है। यानी भारत की डिप्लोमेसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी और उसके साथ भारत का कॉरपोरेट भी किसी देश के भीतर राजनीतिक इशू बन जाए, यह भी पहली बार हो रहा है। यह श्रीलंका के भीतर भी हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट को लेकर जो गोड्डा से, जो झारखंड का इलाका है जहां पर पावर प्रोजेक्ट अडानीज का है, जो कि श्रीलंका सप्लाई करते हैं पावर को, उसको लेकर भी राजनीतिक तौर पर मशक्कत लगातार चल रही है। नोटिस यहां से दिया गया, पैसा दीजिए, वह भी एक राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की डिप्लोमेसी उलझ गई। यानी भारत के भीतर की क्या प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में उस राजनीतिक परिस्थितियों ने जन्म ले लिया जो कि मौजूदा आंतरिक स्थितियों को अपनी सत्ता के अनुकूल बनाए रखने के लिए, वह रूस हो, वो यूक्रेन हो, वो ईरान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, वो चीन हो, क्योंकि चीन के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध ऐसा नहीं है कम हो गए हैं। चीन का एक्सपोर्ट भारत को लेकर लगातार बढ़ा है और भारत का इंपोर्ट चीन को लेकर कम हुआ है। और इन परिस्थितियों के बीच अमेरिका के भीतर होते चुनाव और अमेरिका का भारत को लेकर जो नजरिया इस दौर में उभर कर सामने आया है, उसमें एक लिहाज से यह साफ कहा गया कि आपको साथ खड़े होना होगा, तभी क्वाड के मेंबर हैं आप। और इसीलिए सामूहिक तौर पर क्वाड को मानवता के हितकारी में प्रधानमंत्री मोदी ने बताने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन सवाल तो यह है, पुतिन जिन सवालों को उठा रहे हैं, जेलेंस्की जिन सवालों को उठा रहे हैं, या फिर ईरान के प्रमुख जिन सवालों को उठा रहे हैं, अलग अलग देशों से उठते सवालों के बीच अमेरिकी इलेक्शन भी कहीं ना कहीं भारतवंशियों को लेकर अब एक बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें भी भारत को लेकर भारत को कौन राहत रियायत देता है और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति किस उम्मीदवार के पक्ष में है, ये सारे सवाल भारत की विदेश नीति का हिस्सा होंगे। शायद इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।